हमारे इदारे आपको ये तालीम देते हैं, तालीम देने के बाद ये बताते हैं आपने ये बनना है, आपने वो बनना है, और आपकी एक सोच महदूद हो जाती है। इंडस्ट्री का रूप और वो सेक्टर मैंने देखा जिसकी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। सोलर इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग हिस्ट्री इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। उस गाड़ियों को चलाने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक ऐसा सोर्स मौजूद हो जिसकी आपको कभी कमी नहीं हो सकती। आपको एक स्टेप पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो आपको मिलेगी कहाँ से। बहुत सारे तरीके ऐसे मौजूद हैं कि आप इस गैस को खुद डेवलप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आरिफीन साहब, ये सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं विटको वॉइस के। ये 200 साल पुरानी एक कंपनी है। बेसिकली ये स्टील का काम करती है, लेकिन उसके अलावा ये क्या क्या काम करती है ये आज हम इनसे जानेंगे, और इनकी ज़िंदगी में इनका विज़न क्या है और ये किस तरह एक ख़ास प्रोजेक्ट पे काम करें और उसके ज़रिए ये क्या ओवर द ग्लोब एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें मतलब बाहर पॉसिबल हैं वो उनको पाकिस्तानियों के लिए पॉसिबल करने के लिए क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं और क्या अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में हम इनसे आज जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आरिफीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर, आपने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तब आपका क्या विजन था और क्या आपने सोचा था कि मैं किस तरह की जॉब करूँगा, किस तरह आगे चलूँगा? सर, हमारे इदारों ने जिस तरह तालीमी इदारों ने हमें पोजीशन किया होता है, मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट उन्हीं की तरह सोचने वाला और उन्हीं की दी हुई तालीम से अपने आप को आगे ले जाने वाला शख्स। हमारे इदारे आपको ये तालीम देते हैं, तालीम देने के बाद ये बताते हैं आपने ऐसे नौकरी करनी है, आपने ये बनना है, आपने वो बनना है, और आपकी एक सोच महदूद हो जाती है। उसी एक चक्कर में होते हुए अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि हम एक ऐसी कंपनी में पहुंच गए जिस कंपनी में हम पहले पाकिस्तानी और तकरीबन 8,500 एम्प्लॉइज़ की इनकी स्ट्रेंथ, तकरीबन 12 मुल्कों में इनकी प्रेजेंस, और उसमें पहला पाकिस्तानी, पहला मुसलमान। ये अल्लाह ताला ने मुझे एक एजाज़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह द जर्नी हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड आई एम हेयर सिंस पास्ट 11 ईयर्स एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तकरीबन 12 से 13 ममालिक मैं जा चुका हूँ, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्शन हुआ, मुख्तलिफ़ कंपनी से इंटरेक्शन हुआ, और एक वो बिज़नेस का और इंडस्ट्री का रूप और वो सेक्टर मैंने देखा जिसकी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। सही। जिसमें एक इंडस्ट्रियल गैसेस का एक सेक्टर शामिल है, जिसमें आप ऐसी गैसेस को बनाते हैं जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती हैं, लेकिन एक आम कंज्यूमर उसको रियलाइज़ नहीं कर पाता। उसकी एक मिसाल सर ऐसे है कि आप अस्पताल में लेटे हुए मरीज़ को ऑक्सीजन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है। हमें ये तो मालूम है कि वो हमारे एनवायरनमेंट में है, लेकिन एक ये उसकी जो पहलू है वो आम लोगों से छुपा हुआ है कि ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो उस गैस को हवा में से निकाल के प्योरीफाई करके पैकेज करके आपको आपके हस्पताल और बिस्तर तक पहुंचा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सर, मुझे यहाँ पे आप ये बताइएगा, मैं चाहता हूँ नाज़रीन को भी थोड़ी अवेयरनेस के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? ये मतलब हमने शायद इसको बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज्ड कर दिया हुआ है, इसको सिर्फ एक डायमेंशन में हम देखते हैं कि एक दो चीज़ें सिर्फ रिन्यूएबल हैं, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली देखते हैं। तो मुझे ये बताइएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये आगे किस तरह डेवलप हो रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी सर हर वो सोर्स है जो आपके कन्वेंशनल रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं कर रही। सही। और आपको आपके पावर और गैसेस जो आपकी इस्तेमाल होती हैं आपकी इंडस्ट्री चलाने में, आपका घर चलाने में, जिसमें आपका चूल्हा जलता है, आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्नेसेस चलते हैं, आपकी बिजली बनाई जाती है, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए ऐसे सोर्सेस जिसके लिए आप नेचुरल प्रोडक्ट्स या नेचुरल
नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसमें ऑयल, जिसमें नेचुरल गैस शामिल है, आप इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं, और ये आपके इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आप वो अखराज नहीं कर रहे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर एलिमेंट है, आप वो अखराज नहीं कर रहे जिससे आपकी इन्वायरमेंट आलूदा हो। तो इसका एक एलिमेंट तो हमारे सामने मौजूद है आज की तारीख में, और सब लोग उससे आशना भी हैं, जिसको हम सोलर पावर कहते हैं। ये एक इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है, बहुत आसान सा इसका एक फार्मूला, इम्प्लीमेंटेड फार्मूला है जो हम लोगों के घरों पे इंडस्ट्री में लगा हुआ देखते हैं। बट द वर्ल्ड हैज़ गॉन बियॉन्ड। सोलर इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग हिस्ट्री इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड बायोगैस as well as hydrogen is the talk of the town. Hydrogen एक ऐसा sector है which is booming in lot of countries, and it is coming in such a hard way that आपकी सब चीज़ों को वो चैलेंज करता जा रहा है। सही। उसकी मिसाल ये है कि आप इस तरह समझें कि आपकी गाड़ी आप पेट्रोल पे चला सकते हैं, आप CNG पे चला सकते हैं, आप बिजली पे चला सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाए और एक ऐसी सोर्स आ जाए जो बिल्कुल ही इनसे बरक्स हो, और आप इनके लिए, उस गाड़ियों को चलाने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक ऐसा सोर्स मौजूद हो जिसकी आपको कभी कमी नहीं हो सकती। आप किसी नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, आपको कोई बड़े बड़े एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाने जहाँ पे आपको सुई जैसे मकाम पे या पानियों के बीच में जाके आपको गैस या ऑयल तलाश करना हो। ये इट इज़ अवेलेबल इन योर बैकयार्ड। सर, ये हाइड्रोजन की भी आपने बात की है, मुझे ये बताइएगा कि इससे किस तरह पॉसिबल है इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना या एज अ एनर्जी यूज़ करना, हाइड्रोजन को ख़ास तौर पे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर, उसके लिए आपको एक स्टेप पीछे जाके ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो आपको मिलेगी कहाँ से। फिर हम आ जाते हैं कि उसके तरीक़ेकार के ऊपर। ठीक है। पहला तो ये है कि आपको वो मिलेगी उन जगहों से जो जगहें नेचुरल नहीं हैं, जैसे कि अल्लाह ताला का तोहफ़ा है ये कि आपकी ये गैस बाय प्रोडक्ट है आपके पावर प्लांट्स का। सही। ये उसका एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि बहुत सारे तरीके ऐसे मौजूद हैं कि आप इस गैस को ख़ुद डेवलप कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं। वो कैसे सर? सर, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और उसके लिए दो तरीक़ेकार हैं। दुनिया में जो इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशंस हैं वो दो हैं। नंबर वन ये है कि या तो जैसे आपके पेट्रोल स्टेशन, CNG स्टेशंस मौजूद हैं, इसी तरह आपके पास ऑन साइट जनरेशन प्लांट्स लग जाते हैं। सही। तो वहीं पे आपकी गैस डेवलप होगी और वहीं आप गाड़ियों में उसको फ्यूल अप कर देंगे। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि आप पावर प्लांट्स जैसी जगहों से जिनका बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, आप उसको स्टोर करें और आप उसको ट्रांसपोर्ट कर लें फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट G, और उसको स्टेशंस में बल्क में स्टोर कर लें, और वहाँ से आप उनको गाड़ियों में रिफ्यूल करें और आप उनको चलाएं। अब मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। काम करने का इसका तरीक़ेकार बड़ा ही खूबसूरत है, और वो इस तरह है कि आपने ये तो सुना है कि आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जिसमें आप बैटरी चार्ज करते हैं और आप उसकी बैटरी को एज अ पावर सोर्स यूज़ करके आप अपनी गाड़ी या बाइक चला लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये उससे भी एक स्टेप आगे की बात है। हम बेसिकली एक फ्यूल सेल यूज़ करते हैं जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, विच इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर कन्वेंशनल इंजन, और उस फ्यूल सेल का मकसद ये है कि वो आपके लिए बिजली वहीं बनाएगा। सही। वो फ्यूल सेल कंसिस्ट करता है एक पोर्शन का, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है जो फिक्स्ड है, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, और उसका एक मेजॉरिटी पोर्शन इस चीज़ का केपेबल है कि वो आपकी गाड़ी में भरी हुई हाइड्रोजन को इनटेक करे और आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करें। ठीक। उनके रिएक्शन से जो चीज़ जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। जिस पे आपकी गाड़ी चलती है। सही। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ वो इमिट करेंगे पीछे से वो है H2O, दैट इज़ पानी। सही। विच इज़ ग्रीन फॉर योर एनवायरनमेंट। तो आपका ओवरऑल प्रोसेस एक रिन्यूएबल सोर्स पे डिपेंडेंट है जिससे आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, और
आपकी एमिशन इज़ ज़ीरो। सर अभी आपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तो बात की, मुझे ये बताइएगा कि अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है हाइड्रोजन के या बायोगैस के, तो इससे कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये कितना रहेगा? जैसे आप जानते हैं पेट्रोल तो महंगा होता जा रहा है, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और ओवर द ग्लोब भी हो रही हैं, तो इसके हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने से इनिशियल कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी और फिर इन द लॉन्ग रन वो किस रेट पे मिल सकती है? ये आपका सवाल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और उस सवाल को आंसर करने के लिए मैं एक छोटा सा जुमला कहना चाहूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि स्पार्क जनरेट करना चाहिए, जिस जुमले को हमारे मुक़्तदर हलकों से लेके हमारे उन सेक्टर्स में जो प्राइवेट हैं, जो एजुकेशनल हैं, सब जगह पे ये क्वेश्चन ज़ोर और शोर से बजना चाहिए। और वो सवाल ये है कि क्या हमको अब भी पेट्रोल और गैस जैसी चीज़ों की, जो कि हमको महंगे दामों मिलती हैं, जिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी का इतना इशू है, जिसकी वजह से हम कर्ज़ों के नीचे दबे चले जाते हैं, क्या अब भी हमें उस पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है? सही। तो ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है पूरी दुनिया में और अप एंड रनिंग है, जिसकी वजह से हमारी डिपेंडेबिलिटी इन सब चीज़ों से ख़त्म हो सकती है। सही। अब जब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की, तो इसका एक बहुत बड़ा होराइज़न है। ये एक ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनमें आपकी कॉस्ट 1 लाख से लेके अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक है। सही। अब उसमें जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स इसके आ सकते हैं। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर अपने घर का चूल्हा जलाना है सर, तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा बिज़नेस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट जिसके पास 1 या 2 लाख रुपए हों या वो किसी से उधार ले सके, वो इसमें भी ये काम कर सकता है। इनिशियल कॉस्ट इसकी, इनिशियल कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट इससे भी कम जा सकती है, बट इट डिपेंड्स। ठीक है। आपके घर की गैस की नीड कितनी है, आपके घर से वेस्ट कितना निकल रहा है, जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, जिसमें शामिल है आपके सब्जियों का वेस्ट, आपके गोश्त का वेस्ट जो आप घर में अपने कंज्यूम करते हैं, आपका बचा हुआ खाना जो प्योरली ऑर्गेनिक है। आप सिर्फ उस वेस्ट को इस्तेमाल करके आप अपने ही घर की गैस को अपने पास इन हाउस बना सकते हैं। सही। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी एलपीजी या आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी सुई गैस या नेचुरल गैस के सोर्सेज के ऊपर रिलाई करने की। दैट इज़ फ्री, दैट इज़ फॉर यू एंड दैट इज़ देयर टू बी स्टेड फॉर एवर। Nobody is going to challenge that। इसी की लार्जर स्केल इम्प्लीकेशन आ जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, जिसके लिए हमारे पास आई एम 100% श्योर ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारे मौजूद हैं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है। अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसमें नहीं है ना सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना कैपेबल है कि अगर चंद अफराद का, चंद ऐसे मुखय्यर हजरात का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो वो अपना एक कंसोर्शियम बनाकर और एक अपना ग्रुप बनाकर इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। आपका जिस तरह हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी से आप गाड़ी के लिए बिजली बना रहे हैं, इसी तरह आप बना तो बिजली रहे हैं, तो उसका लार्जर इम्प्लीकेशन ये घर है के लिए, इंडस्ट्री आप के लिए, घर के लिए बनाएं, आप जो है मतलब विदाउट गवर्नमेंट इट इज़ पॉसिबल। यस, 100%। सर मुझे ये बताइएगा, अब तक ये जो हाइड्रोजन गैस की आपने बात की और इसके साथ बायोगैसेस, ये कौन कौन से कंट्रीज़ में ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो चुका है और वो किस तरह इससे बेनिफिट ले रहे हैं? सर इसमें जो सर फहरिस्त कंट्रीज़ हैं वो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें इटली शामिल है, जिसमें स्पेन शामिल है। ठीक है। इसी तरह जापान है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में सर इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे काम हो रहा है और अमेरिका में भी हो रहा है। अब मैं अगर आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दूं जर्मनी की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने वहाँ हाइड्रोजन जैसी गैस पे ट्रेनें भी चलाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। गाड़ियाँ हैं, ट्रेनें हैं, और एक उन्होंने खूबसूरत सोल्यूशन निकाला है, वो निकाला है सोलर और हाइड्रोजन का इम्तजाज।
ये एक ऐसा सोल्यूशन है क्योंकि वो कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हर वक्त सूरज अवेलेबल नहीं है। जब एक्सट्रीम सर्दी है तो वहाँ पे सूरज अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने सोलर के साथ हाइड्रोजन को इस तरह अकोमोडेट किया है कि आपका दिन के वक्त सोलर आपको एनर्जी देगा और रात के वक्त आपको हाइड्रोजन एनर्जी देगा। अच्छा। और हाइड्रोजन जब आपको एनर्जी देगा तो उसके लिए आपको किसी जगह से हाइड्रोजन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो दिन का सोलर का सोल्यूशन आपको बिजली बना के देगा, वही सोल्यूशन अपने बिजली बनाने के प्रोसेस में से हाइड्रोजन को अलग करके आपके लिए स्टोर कर देगा। रात होगी, सूरज चला जाएगा, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विच होगा। स्विच होने के बाद हाइड्रोजन विल बिकम योर पावर सोर्स और आपके पास बिजली फिर अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सोलर की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन की फॉर्म में सेव हो जाएगी। जी, सोलर की एनर्जी हाइड्रोजन की फॉर्म में सेव नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पावर प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन। अच्छा। तो इसी तरह काम हो रहा है इनडायरेक्टली। जी, जो इलेक्ट्रोलाइज़र नाम का डिवाइस सोलर पावर से आपके घर के लिए बिजली बना रहा है, वही उस प्रोसेस में से हाइड्रोजन को अलग करके आपके लिए स्टोर किए दे रहा है और वहीं से फिर आपका हाइड्रोजन दोबारा आपको पावर अप करेगा। सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब के काम को आप कैसे देखते हैं? सर, मुझे एक जुमला याद है कासिम अली शाह साहब का, और वो जुमला यहाँ लिखा हुआ भी है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। यही मेरा इनके लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएटिंग एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि टोटली अनकन्वेंशनल है। दे आर चैलेंजिंग दी अदर एवेन्यूज़, दे आर चैलेंजिंग दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और ऐसी सोच आवाम में, यूथ में, मुख्तदर हलकों में और हमारे सिविल सोसाइटी में लेकर आ रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलेगी। सर, आने वाले टाइम में आप अपने तौर पे इन प्रोजेक्ट्स पे किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान में आप चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो? सर, मेरा विजन प्रपोजल प्लान जो आपका है वो क्या है? देखें, मेरा काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, जिसके लिए आई एम अवेलेबल ऑन नॉन कमर्शियल टर्म्स and as a volunteer for Pakistan. सही। Being a Pakistani, being an overseas Pakistani, I am very much willing to attach myself with all those sectors who want to implement this technology for their domestic or commercial level. And I want to be a consultant, I want to be a guiding stone for them who can guide them which direction to adopt. वो किस direction में जाएं, कहाँ से क्या चीज़ adopt कर लें, मैं वो प्रोवाइड करने के लिए उनको तैयार हूँ। थैंक यू सो मच ज़ैनुल आरिफीन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा विज़न जिसको ये लेके चल रहे हैं, जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही नहीं बल्कि कॉस्ट फ्रेंडली भी अगर हम उसे कहें तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल पेट्रोल आप जानते हैं कि महंगा हो रहा है और उसकी जब बर्निंग होती है तो उससे कंबस्टन में ऐसी गैसेस निकलती हैं जो सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो जो प्रोसेस इन्होंने बताया हाइड्रोजन के ज़रिए, बायोगैस के ज़रिए, बेसिकली रिन्यूएबल जो गैसेस हैं उनके ज़रिए जो एक प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ इमिशन पानी होती है, जो कि किसी भी तौर पे नुकसानदेह नहीं है इंसानी सेहत के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर पे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको ओवरलुक कर सकते हैं, इनके प्रपोज़ल को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।